नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय लगातार संकटों के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि पहले कोविड महामारी आई और फिर कई युद्ध शुरू हुए और अब दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बनता जा रहा है और यदि हालात नहीं बदले तो पिछले कई दशकों की उपलब्धियां प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने चिंता जताई कि बड़ी संख्या में लोग फिर से गरीबी की ओर धकेले जा सकते हैं और अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया भरोसेमंद और मजबूत सप्लाई चेन की बात कर रही है और ऐसे समय में भारत और नीदरलैंड मिलकर पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार सप्लाई चेन विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत की डिजिटल प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज भारत में हर महीने 20 मिलियन से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन का आधे से ज्यादा हिस्सा भारत में हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 12 साल पहले भारत में 500 से कम स्टार्टअप थे, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक हो चुकी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर चल रहे आधुनिकीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और इस दौरान आयोजित बैठक में हाईवे परियोजनाओं से जुड़े कार्यों और विकास योजनाओं का विस्तार से जायजा लिया। बैठक में अधिकारियों ने सड़क निर्माण, यातायात प्रबंधन और साथ ही अन्य आधारभूत सुविधाओं में शामिल कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। अमित शाह ने परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और आम लोगों को सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं महाराष्ट्र के पिपरी क्षेत्र में एक फर्नीचर मॉल पर हुई फायरिंग की घटना के बाद से एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सुर्खियों में आ गया है। खबरों की माने तो बाइक सवार बदमाश ने एजी फर्नीचर मॉल के बाहर कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि यह घटना पुणे के रेवत इलाके की हुई है, जहां पर देर रात अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग के दौरान मॉल के ग्लास वो पूरी तरह ग्लास और साथ ही नेम प्लेट को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं निकलकर सामने आई है। घटना के बाद से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। पोस्ट में कथित तौर पर मॉल मालिक के अशोक नैन पर ड्रग्स और हवाला कारोबार से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं और आगे भी हमले की धमकी दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल फायरिंग, धमकी और रंगदारी मामलों में सामने आते रहते हैं। गैंग पर देश और विदेश में कई कारोबारियों, कलाकारों और चर्चित हस्तियों को धमकी देने के आरोप लगते रहते हैं। जो यहाँ पे जो एजे फर्नीचर मॉल है, यहाँ पे दो अज्ञात इसम यहाँ पे आए 2 व्हीलर से और उन्होंने जो एजे फर्नीचर मॉल का जो नाम है
जो नेम प्लेट है उसके ऊपर तीन चार राउंड फायर किए हैं और वो गाड़ी टू व्हीलर से वो भाग गया है। और ये जो है इसके बारे में तपास चालू है। यहाँ पे जो कुछ सीसीटीवी फुटेज है, कुछ भौतिक पुरावे जो है वो जमा करने की तजवीज चालू है। यहाँ पे क्राइम ब्रांच और जोन 2 के सब अधिकारी स्टाफ यहाँ पे उपस्थित है। सब तहकीकात चालू है और गुना दाखिल करने की प्रक्रिया भी चालू है। हर एक ने तीन चार राउंड फायर किए हैं। वो भी कितने राउंड है उसके बारे में फॉरेंसिक वैन भी आए हैं, वो पूरा तहकीकात चालू है। अभी तक जो तपास हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा फिरियादी जो साक्षीदार यहाँ पे है उनसे तहकीकात चालू है। उसके बाद में यहाँ पे जो कुछ फुटेज है वो पूरा जमा करके फिर उसके बारे में कहना उचित होगा। जो यहाँ नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में एनटीए मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एनटीए को बैन करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पेपर चोर और डॉक्टर डिग्री ऑन सेल जैसे पोस्टर और साथ ही नारे लगाए। बताया जा रहा है कि नीट यूजी 2026 पेपर परीक्षा में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद से देश भर में छात्रों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और राजस्थान एसओजी समेत कई एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई है। और इसी बीच एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है। परीक्षा रद्द होने के बाद से छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की भी खबर निकलकर सामने आई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी में आम जनता की कमर जो है वो टूट रही है और इसका सीधा असर जो है रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई और भी ज्यादा बढ़ेगी और आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तेलंगाना सीएम ने कहा है कि पहले से ही लोग महंगाई और बढ़ती कीमतों से काफी परेशान हैं और ऐसे में ईंधन की कीमतों में इजाफा होने से लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कांग्रेस नेता ने भी इस फैसले को जनविरोधी बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की और ये बयान ऐसे समय पर आया जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका विवाद के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक तेल संकट जारी रहा तो भारत में महंगाई और चालू खाता घाटे में दबाव बढ़ सकता है। और रेवंत रेड्डी ने इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील पर सवाल उठाए थे और केंद्र की विदेश नीति पर भी निशाना साधा था। वहीं अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद से सियासी बयानबाजियां और भी तेज हो गई हैं। इधर तेलंगाना में विपक्षी दल और सोशल मीडिया यूजर्स भी राज्य सरकार से वीएटी कम करके पेट्रोल डीजल सस्ता करने की मांग कर रहे हैं। वहीं नोएडा में देर रात एक भीषण सड़क हादसे में इलाके में हड़कंप मच गया है। तेज रफ्तार कार ने रोड किनारे खड़े कई लोगों को जोरदार टक्कर मार दी जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में चीख पुकार सुनाई देने लगी। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही राहत बचाव कार्य शुरू किया और इसी दौरान मशहूर यूट्यूबर जो है मृदुल तिवारी ने इंसानियत दिखाते हुए घायलों की मदद की। बताया जा रहा है कि मृदुल तिवारी ने अपनी गाड़ी से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया और मौके पर राहत कार्य में सहयोग किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसके बाद से हादसे के बाद से मंजर और घायलों को अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है। फिलहाल पुलिस हादसों के कारणों की जांच कर रही है और कार चालक की तलाश में जुटी हुई है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पर 80 साल के वृद्ध ने अपनी 72 साल की पत्नी के कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी खुद थाने पहुंचा है और पुलिस को हत्या की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे हरपाल नाम का वृद्ध मुरादनगर थाना क्षेत्र में रावली चौकी पहुंचा और पुलिस से कहा कि उसने अपनी पत्नी को काट दिया है और ये सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत आरोपी के साथ लेकर मौके पर पहुंची जहां पर वृद्ध उर्मिला का शव चारपाई पर खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। पुलिस के मुताबिक महिला के सिर, गर्दन और कंधे पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किए गए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी हरपाल मूल रूप से मोरटा का रहने वाला है और इन दिनों अपनी बेटी के घर पर वो रह रहा था। घर में बेटी
बेटी के बेटे कुणाल और अजय भी मौजूद थे, जबकि बेटी और दामाद मेरठ गए हुए थे। परिजनों के अनुसार वृद्ध दंपत्ति के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था और घटना वाली रात भी दोनों बाहर चारपाई पर ही सो रहे थे, जबकि परिवार के बाकी सदस्य कमरे में सो रहे थे। और इसी दौरान हरपाल ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। घटना के बाद से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं उत्तराखंड में उस समय भावुक माहौल देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव और बीजेपी नेता अपर्णा यादव अपने परिवार के साथ देहरादून के जॉली ग्रैंड हाईवे अड्डे पर पहुंचे और परिवार जो है यहाँ से सड़क मार्ग के जरिए हरिद्वार के लिए रवाना हुआ, जहाँ पर वीआईपी घाट पर प्रतीक यादव की अस्थियों का विसर्जन किया गया। एयरपोर्ट पर परिवार के सदस्यों के चेहरे पर गम साफ दिखाई दिया। करीबी रिश्तेदार और शुभचिंतक भी इस दौरान मौजूद रहे। सभी बेहद ही शांत और भावुक नजर आए। इसके बाद से पूरे परिवार कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि हरिद्वार के वीआईपी घाट पर धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन सतर्क नजर आया है और घाट पर आवश्यक तैयारियां की गई हैं। और इस दौरान राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों की नजरें भी इस कार्यक्रम पर टिकी रही। यादव परिवार के इस दुखद क्षण में समर्थकों और शुभचिंतकों ने संवेदनाएं व्यक्त की है। हापुड़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद से नगर पालिका परिषद में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बाबूगढ़ सर्किल में तैनात लेखपाल लवलेश पर एक व्यक्ति से काम करवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप था। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग को दी। शिकायत के सत्यापन के बाद से एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की योजना बनाई। शनिवार को हापुड़ नगर पालिका परिषद में आरोपी लेखपाल को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से पीड़ित को परेशान कर रहा था और काम के बदले लगातार पैसे की कर रहा था। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और अचानक हुई गिरफ्तारी से सरकारी कर्मचारियों में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। एंटी करप्शन टीम आरोपी लेखपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक शर्मा जी, आज आपके द्वारा एंटी करप्शन शिकायत की गई है, किस मामले को लेकर की गई है और क्या मामला? सर, खेतों के मामले में रिपोर्ट लगानी थी इनको, पटवारी साहब को, लवलेश कुमार जी को। एसडीएम साहब का आदेश था। ये 10-12 दिन से मुझे लगातार पैसे के लिए कह रहे थे। इन्होंने 16,000 रुपये मेरे से मांगे थे। बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने कि मैं नहीं दे सकता इतने पैसे, आपको तो आदेश है एसडीएम साहब का, रिपोर्ट लगाओ। ये नहीं माने। आज इन्होंने मेरे से 13,000 रुपये लिए हैं। एंटी करप्शन ने इनको पकड़ लिया। कहाँ से पकड़ा? हाँ जी, कहाँ से पकड़ा? ये इनको ये क्या बोलते हैं, एसडीएम कोर्ट के बाहर टंकी के नीचे से। वो कौन सा काम है आपका? मेरा गाँव सिंगरौली। नोएडा के सेक्टर थाना 58 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और वहां पर काफी देर तक हंगामा करती रही। युवती को टावर पर चढ़ा देखकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि मामला जो है वो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक युवती अपने प्रेमी की शादी किसी दूसरी लड़की से तय होने से नाराज थी, जिसके चलते वो टावर पर चढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही नोएडा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस लगातार युवती को समझाने और सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास करती रही। युवती को नीचे उतारने के लिए फायर ब्रिगेड के हाइड्रोलिक मशीन को भी इस्तेमाल किया गया। काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस अधिकारियों ने युवती से बातचीत करके उसे शांत कराने की कोशिश की। वहीं आसपास के लोगों को भी मौके से दूर रखा गया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। फिलहाल पुलिस और फायर विभाग की टीम युवती को सुरक्षित नीचे उतारने में जुटी हुई है। नोएडा के सेक्टर 63 थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसमान में धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि आग कपड़े की फैक्ट्री में लगी, जिसके चलते आग तेजी से फैल गई। आसपास मौजूदा लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। अधिकारियों के मुताबिक आग पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद ही नुकसान और कारणों का सही आकलन किया जा सकेगा। थाना भवन में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्रों और महिलाओं को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह अभियान जनपद शामली के पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मिशन शक्ति फेज 5
4.2 के अंतर्गत चलाया गया। कार्यक्रम का आयोजन कस्बा थाना भवन स्थित लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज में किया गया, जहां पर क्षेत्र अधिकारी, थाना भवन और प्रभारी निरीक्षक थाना भवन के नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम ने छात्रों को जागरूक किया। और इस दौरान महिला हेड कांस्टेबल विनीता और साथ ही कांस्टेबल अनुराग ने छात्रों को महिलाओं की सुरक्षा, साइबर क्राइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साथ ही छेड़खानी, बाल अपराध और महिला सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। कार्यक्रम में 3 नए आपराधिक कानूनों पर भी चर्चा की गई। वहीं थाना ब्लॉक क्षेत्र के गांव हसनपुर लोहारी में शनिवार को श्री शनिदेव जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। बाईपास रोड स्थित श्री शनिदेव मंदिर में हवन, भंडारे और भजन कीर्तन और साथ ही सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर को आकर्षित फूलों से सजाने और श्री शनिदेव महाराज की प्रतिमा के विशेष श्रृंगार के साथ हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना करके परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सुबह करीब 10 बजे मंदिर परिसर में विधि विधान के साथ हवन संपन्न कराया गया और इसके बाद से श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। शाम के समय महिला भजन मंडली द्वारा शनिदेव के भजन कीर्तन भी प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि रात में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पंडित प्रीतम सैनी ने बताया कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या को शनिदेव जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर शनिदेव को तिलक, सरसों का तेल, काले वस्त्र और काले उड़द और नीले फूल अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो मनुष्य को उनके कर्मों के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं और इस अवसर पर अतर सिंह और साथ ही राजकुमार सैनी, अंकुर सैनी, अरुण सैनी, बहादुर सैनी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी मनीष बाघमारे और साथ ही पीवी कुलकर्णी को राजधानी कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों की हिरासत को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसे में मामले में अब अदालत शाम 5 बजे अपना आदेश सुनाएगी। पेपर लीक मामले को लेकर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं इस मामले ने देश भर में छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। वहीं सीबीएसई ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। फैसला किया गया है कि बोर्ड ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा। सीबीएसई द्वारा 15 मई को जारी सर्कुलर के अनुसार 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी जरूरी होगी और यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 के अनुरूप लिया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10 में तीसरी भाषा यानी कि R3 के लिए कोई भी अलग बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। हालांकि छात्रों को कक्षा 9 में तीनों भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य रूप से किया गया है। सीबीएसई के इस फैसले को नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।